डॉक्टर प्रमोद यादव, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक साइंस। मैं ये कह रहा था कि बड़ा अच्छा आपने अवसर दिया है और एक जो रसशास्त्रियों के लिए बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा है, इस पर आज हम सभी रसशास्त्र के विशेषज्ञ लोग एकत्र हुए हैं इस पर विचार विमर्श के लिए। तो इस संबंध में मेरा ये मानना है कि जैसा हम सभी अभी हमारे द्विवेदी जी ने बताया कि इतिहास हम सभी पढ़ते रहे हैं और पारद को चिकित्सा में शामिल किया गया। पारद के ऊपर एक लंबा चौड़ा शास्त्र डेवलप कर लिया गया और पारद पर आधारित हम सभी जो आयुर्वेद के पठन पाठन करने वाले लोग हैं, ये सभी देखते हैं कि करीब करीब हजारों औषधियां जो मरकरी पर पारद पर आधारित हैं, जिनका कि हम सभी सतत करीब करीब अगर बहुत पीछे न जाएं तो 12वीं शताब्दी के बाद से हम लोग इसका भरपूर प्रयोग चिकित्सा में करते आ रहे हैं, सफलतापूर्वक प्रयोग करते आ रहे हैं। और मैं तो ये मानता हूं कि अगर औषधियों का रीढ़, जिसको बैकबोन आप कहें, अगर कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और ये औषधियों का, रसौषधियां जो हैं वो औषधियों का एक रीढ़ जैसा है, मेरुदंड जैसा है, और बिना इसके चिकित्सा करना कठिन जैसा भी कह सकते हैं। और जब तक लोगों को आवश्यकता महसूस नहीं हुई तब तक इस दिशा में आगे कदम जो लोगों ने बढ़ाया होगा, हमारे पुराने आचार्यों ने, तो निश्चित रूप से कि वनस्पति आधारित चिकित्सा प्रचलित थी और उतने से हमारा काम संभव जितनी सफलता से हम चाहते थे, जितनी शीघ्रता से चाहते थे, वो नहीं हो पाता था। इसलिए हम इस दिशा में बढ़े और खनिज औषधियों पर हमने अपना ध्यान केंद्रित किया, विधियां विकसित की और हम उसका चिकित्सा में प्रयोग करने लगे। चिकित्सा में इसका सफलता पूर्वक प्रयोग हम सभी करते चले आ रहे हैं। यह बिल्कुल निर्विवाद है, इसमें कहीं कोई शंका और कहीं किसी विवाद की गुंजाइश नहीं है। सवाल यह है कि निश्चित रूप से जो आज का वैज्ञानिक समुदाय है वो इसको डिस्करेज करती है हैवी मेटल कह करके, और मरकरी अत्यंत टॉक्सिक है ऐसा कह करके। वस्तुतः आप देखें पलट के तो अगर 50 वर्ष हम पीछे चले जाएं तो 50 वर्ष पहले की जो चिकित्सा व्यवस्था थी उसमें शायद ही कोई चिकित्सक आयुर्वेद का, ऐसा चिकित्सा भी आयुर्वेद पर ही भारत की चिकित्सा व्यवस्था निर्भर थी। और जितने भी चिकित्सक आयुर्वेद के हुआ करते थे वो सब कहीं न कहीं इन रसौषधियों का उपयोग, पारदीय कल्पनाओं का उपयोग करते थे। साधारण औषधियों से शुरू करके जब आवश्यकता होती थी तो चाहे मकरध्वज हो, सिद्ध मकरध्वज हो, पोटली हो, विभिन्न प्रकार की जो पोटलियां हैं, इन सब का चाहे भले ही आत्ययिक अवस्था हो या कोई अत्यंत जीर्ण शीर्ण अवस्था वाली व्याधि हो, तो ऐसी व्याधियों में इसका उपयोग करते थे और बिल्कुल उसका परिणाम भी पाते थे और जस प्राप्त करते थे। यह बिल्कुल निर्विवाद है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हम सब भी आयुर्वेद के क्षेत्र में काफी समय से काम करते चले आए हैं और उस काम के तहत जैसा कि हम सब ने अनुभव किया कि हम भी, मतलब कोई भी मेरा प्रिस्क्रिप्शन ऐसा नहीं होता होगा जिसमें एक दो रसौषधियां ना होती हों, चाहे वो आरोग्यवर्धनी के रूप में हो, चाहे आनंद भैरव के रूप में हो, चाहे रामबाण के रूप में हो, चाहे रस सिंदूर के रूप में हो, या चाहे और भी मतलब इस तरह के मकरध्वज हों या अन्य कोई पारदीय कल्प हों। इन सब का निश्चित रूप से
उसका क्या कहते हैं, पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन में लिखा जाना और पेशेंट के द्वारा उसका उपयोग करना और फिर उससे लाभ प्राप्त करना, इसमें बिल्कुल जैसे कहते हैं कि अरे प्रत्यक्ष को करामलकबत जैसे कहा जाए इसको, कि प्रत्यक्ष रूप से इसका लाभालाभ हम सभी अनुभव करते रहे हैं। कहीं भी जैसे मेरे पूरे इस चिकित्सा काल में ऐसा कोई भी एक हमारे पास शिकायत आई हो कि इन औषधियों के लेने के बाद उसे किसी प्रकार का कोई उपद्रव हुआ हो, किसी प्रकार की टॉक्सिसिटी हुई हो, इस प्रकार का मुझे इस लंबे कार्यकाल में अनुभव करने का अवसर नहीं मिला है। जैसा कि मैं अपने परिवार में दूसरी पीढ़ी का आयुर्वेद का चिकित्सक हूँ। मेरी क्या कहते हैं पीढ़ी अपने परिवार में, मेरे पिताजी की पीढ़ी में सबसे हमारे छोटे चाचा जी सबसे पहले आयुर्वेद के स्नातक हुए थे और हम सभी बहुत छोटे छोटे थे। उनके द्वारा हम सबकी चिकित्सा की जाती थी आयुर्वेद की, जब भी आवश्यकता होती थी। और वो कोई न कोई, चाहे त्रिभुवन कीर्ति हो, चाहे मृत्युंजय हो, चाहे रामबाण हो, चाहे इस तरह की कोई न कोई औषधियां, यहाँ तक कि मतलब जरूरत होती थी रस सिंदूर और मकर ध्वज का भी उपयोग करते थे। और कभी हमने कोई अनटूवर्ड इफेक्ट नहीं अपने ऊपर देखा। और उस समय बचपन के समय में जो हमने उन सब का प्रयोग किया, तो आज मैं 70 के ऊपर चल रहा हूँ, 73-74, और अब तक मैं अपने को एक तरह से स्वस्थ मानता हूँ। और अगर भारत की किसी तरह की टॉक्सिसिटी, जो कि मैंने आज से 60 वर्ष पहले, 65 वर्ष पहले लिया, तो अगर कुछ भी लॉन्ग टर्म के क्रम में भी अगर कोई टॉक्सिसिटी उससे हो सकती, तो हो, मतलब हमारे सामने खुल करके उसकी टॉक्सिसिटी आती, लेकिन ऐसा कुछ भी हमें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो मैं स्वयं अपने को उदाहरण मानता हूँ कि कम से कम नहीं तो बहुत ज्यादा नहीं तो कम से कम 25-50 ग्राम पारद तो निश्चित रूप से कंज्यूम किया होगा। दूसरा कि पारद को क्यों महत्व दिया गया, एक ये हमारे सामने हम सभी बराबर अपने छात्रों को बताते हैं इस संबंध में कि पारद में जो एक विशेष गुण हम सभी शुरू में ही पढ़ाते हैं लड़कों को कि सभी धातुओं को अपने में आत्मसात करता है। तो धातुओं को आत्मसात करने का मतलब वहां पर सिर्फ धातु को ही आत्मसात नहीं करता है, क्योंकि धातु एक द्रव्य है, बिना गुण के द्रव्य नहीं होता है। धातुओं को अगर आत्मसात करता है तो साथ साथ उसके गुणों को भी वो आत्मसात करता है। और अनेक धातुओं को जब एक साथ वो आत्मसात करेगा तो निश्चित रूप से उसमें अनेक गुण आकर के एक जगह पर एकत्र होंगे और उन गुणों का लाभ हमको, उससे निर्मित जो भी औषधियां हम उपयोग में लेते हैं, वो एक साथ उस सभी गुणों का लाभ हमको मिलता है। तो पारद की जो ये प्रवृत्ति है कि अपने में दूसरे धातुओं को आत्मसात कर लेना, तो यह एक ऐसा गुण है जो कि हमें एक साथ एक ऐसा कहें कि एनर्जी का स्रोत हमें प्राप्त होता है, जिससे कि हम बहुत बड़ा चिकित्सकीय कार्य संपन्न कर पाते हैं। दूसरा कि सबसे बड़ा इसका एक यह कि अगर धातुओं का भी हम आगे प्रोसेस करने जाते हैं, जैसे मारण वारण की बात हम करते हैं, कहते हैं कि भाई लोहाना मारणम श्रेष्ठम सर्वेषां रस भस्मना, तो वास्तव में प्रत्यक्षता क्या होता है? भारत में हम किसी चीज को जब मिलाने की कोशिश करते हैं तो वो भारत में डिस्पर्स होता है, भारत में घुल मिल जाता है, घुल मिल करके उसका सरफेस इतना अधिक एक्सपोज होता है कि जो प्रक्रिया हम काफी लंबे समय में पूरा कर सकते हैं, वो पता चला कि भारत के सहयोग से उस प्रक्रिया को हम बड़े ही छोटे समय में, कम समय में पूरा कर लेते हैं। चाहे किसी भी धातुओं का भस्म करना हो तो देखा जाता है कि हम बहुत शीघ्रता से उसका भस्म बनाने में सफल होते हैं। और भस्म की, चूंकि अगर मतलब देखा जाए तो भस्म करने के दरमियान चाहे लौह हो, ताम्र हो या और भी कोई भी धातु, तो पुटों के क्रम में अगर हम देखने जाए तो जैसा कि हमने फाइंडिंग्स देखी भी है अपने अंदर, जो भी हमने कार्य करा है उसमें यह देखा गया
कि धातुओं का भस्म अगर पारद के माध्यम से हम करवाते हैं तो फाइनल जो अंतिम उत्पाद है, एंड प्रोडक्ट, उसमें पारद की उपस्थिति प्राय करके नहीं देखने को मिलती है। वो प्रक्रिया पुट के दरमियान वहां से इवापोरेट होकर के निकल जाता रहा है, और उससे जो भी हमको भस्म मिलता है वो बिल्कुल मरकरी से फ्री होकर के मिलता है। खैर, मरकरी से फ्री हो या ना हो, कुछ उत्पाद ऐसे भी हैं जिसमें मरकरी से फ्री होने का सवाल नहीं है, क्योंकि यदि हम रसिंदूर और या क्या कहते हैं हिंगुल या क्या कहते हैं कज्जली, इन सब का उपयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से जो भी उत्पाद हमारे सामने आता है वो उसमें अन्य द्रव्यों के साथ बना हुआ रहता है, और वो चिकित्सा के रूप में जो हम इंटरनल उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से उसका शरीर के अंदर पहुंच करके अपना कार्य। दूसरा इसमें कि जो भी इसके उत्पाद हैं उसमें सबसे प्रथम उत्पाद हम सभी कज्जली मानते हैं। गंधक का रोल एक जो हम लोगों ने अनुभव किया कि गंधक पारद ही नहीं बल्कि जितने भी धातु हैं, चाहे ताम्र हो, नाग हो, भंग हो, या और भी जो भी मतलब हम जिसको टॉक्सिक मेटल मानते हो, अगर गंधक के सहयोग से उसको हमने प्रोसेस कर लिया और उसका अगर सल्फाइड कंपाउंड हमने बना लिया, ट्राई करके देखा गया है कि गंधक के सहयोग से जो भी मारण हुए हैं वो अंत में एक तरह से सल्फाइड कंपाउंड के रूप में हमारे सामने आता है। वो सल्फाइड कंपाउंड करीब करीब नॉन टॉक्सिक जैसा, थेरापेटिक डोज में तो कहीं उसके टॉक्सिसिटी का सवाल ही नहीं है। इवन मतलब एनिमल एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि जो एनिमल एक्सपेरिमेंट के लिए डोज निर्धारित होता है उस मात्रा तक उसमें टॉक्सिसिटी नहीं देखने को मिली। किसी भी सारे वाइटल ऑर्गन्स को इकट्ठा करके और उन पर जो हिस्टोपैथोलॉजी या फिर ब्लड एकत्र करके बायोकेमिस्ट्री की गई तो कोई भी इस तरह का टॉक्सिक इफेक्ट देखने को मिला नहीं। तो कज्जली से शुरू होता है और कज्जली फिर परपटी। अब कज्जली और परपटी इन दोनों पर हमारे विभाग में, रसशास्त्र विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कार्य हो चुका है। उसमें यह जरूर देखा गया कि जब कंपैरेटिव हायर डोज में तो जो जैसे संस्कारित पारद का हमारे यहाँ डॉक्टर अनिल सिंह हुआ करते थे, उन्होंने गंधक जारण का प्रभाव पारद पर देखने की कोशिश किया। उन्होंने देखा कि भाई बिना गंधक जारण और गंधक जारित पारद दोनों को टॉक्सिसिटी लेवल पर देखने की कोशिश किया, तो उन्होंने देखा कि जो गंधक जारित है वो बिल्कुल नॉन टॉक्सिक है, जबकि बिना गंधक जारित थोड़ा सा कंपैरेटिवली उनको मोड़ डोज देने पर हल्का सा जो एक दो एनिमल में कुछ जैसे क्लाउडी स्वेलिंग इस तरह का उन्होंने रिपोर्ट किया। अदरवाइज मतलब उसमें कोई टॉक्सिसिटी देखने को नहीं मिली। तो गंधक का एक अलग कि अगर पारद में किसी तरह की कोई इस तरह की बात है तो गंधक के मिल जाने के बाद हम देखते हैं कि उसकी कोई भी टॉक्सिसिटी शेष नहीं रहती। वो इसके बाद एक और उसमें फाइंडिंग जो महत्वपूर्ण देखने को मिला था वो कज्जली और परपटी के लेवल पर। कज्जली में फ्री सल्फर, फ्री मरकरी और फ्री क्या कहते हैं HGS, 3 रूप में ये कंपाउंड फ्री और फ्री मरकरी, फ्री सल्फर और HGS, ये 3 फॉर्म कज्जली में देखने को मिले। उसी को जब परपटी में कन्वर्ट की तो मैं ये कह रहा था कि कज्जली, परपटी, रस-सिंदूर, पोटली और खरलीय कल्पनाएं ये मुख्य रूप से पारद से हम सभी तैयार करते हैं और इनका चिकित्सा में बराबर प्रयोग करते हैं। और इन सब का अगर किसी भी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर के यहाँ से उनके पर्चे एकत्र किए जाएं तो मुझे लगता है कि 70-75% से अधिक पर्चियां ऐसी होंगी जिसमें कुछ न कुछ रसौषधियां निश्चित रूप से उसमें देखी जाएंगी। और उनसे, जैसा मैंने आपसे बताया कि मुझे कोई ऐसी शिकायत पेशेंट नहीं करने आया कि मुझे किसी प्रकार की मेरे ऊपर टॉक्सिक इफेक्ट हुआ हो, तो इस तरह से और भी जो हमारे सहयोगी हैं उनसे भी हम सब ने अनुभव किया है कि किसी के पास इस तरह का कोई शिकायत पेशेंट के द्वारा नहीं आया है।
इसके अतिरिक्त जैसा कि मैंने बताया था पिछली बार कि रसकर्पूर पर हमारे डॉक्टर प्रभाकर राव ने काम किया था और उन्होंने रसकर्पूर और रसपुष्प ये दो कंपाउंड जो कि क्लोराइड कंपाउंड हैं उसमें उन्होंने जरूर ये देखा कि अगर हायर डोज में हम देते हैं तो वो टॉक्सिसिटी करता है, लेकिन उसका जो थेरेपेटिक डोज है, थेरेपेटिक डोज में उन्होंने कोशिश किया था उसका क्या बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट देखने का और वो 12 बैक्टीरिया पर उसका बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट रिपोर्ट किया था उन्होंने। इसके अतिरिक्त जो हमने काम करवाए अपने देखरेख में और अपने विभाग में जो सारे काम हुए उसमें खास करके कजली और परपटी का, गंधक जारण का, रस सिंदूर का, मकरध्वज ध्वज का। मकरध्वज ध्वज के बारे में तो मैं यहाँ तक कहूंगा, एक तो डॉक्टर प्रजापति यहाँ उपस्थित हैं इस कार्यक्रम में, इन्होंने स्वयं मकरध्वज ध्वज पर काम किया। इनके बाद एक डॉक्टर श्री दुर्गा करके मकरध्वज ध्वज पर काम की और क्लिनिकल ट्रायल हमने नेफ्रोलॉजिस्ट, हमारे यहाँ नेफ्रोलॉजी के प्रोफेसर हुआ करते थे, उनके अंडर खास करके सीआरएफ पर, जो कि खास आप कहेंगे कि भाई ऑलरेडी किसी का किडनी डैमेज हो और उसमें आप मर्क्यूरियल प्रोडक्ट देने की बात कर रहे हो, तो हमारे जो सहयोगी मॉडर्न के नेफ्रोलॉजिस्ट थे तो वो चूंकि बराबर उनसे चर्चा होती रहती थी हम लोगों की, तो वो इस बारे में कभी शंका नहीं किया कि किसी तरह की टॉक्सिसिटी इसमें संभव होगी। लेकिन उनके जो रेजिडेंट हुआ करते थे वो सभी हमारे इस स्कॉलर को हुट करते थे, हैं रिनल फेल्योर के पेशेंट को आप मरकरी खिलाएंगी, और जो पेशेंट दो आदमी के द्वारा पकड़ करके डॉक्टर के टेबल तक ले आया जाता था, वो 15 दिन मकरध्वज खाने के बाद बिना किसी सहारे के डॉक्टर के टेबल तक पहुंच रहा है, और उसके चेहरे पर जो बदलाव वो सभी वो रेजिडेंट देख करके एक तरह से आश्चर्यचकित होते थे कि हैं इतना ज्यादा उसमें परिवर्तन हो सकता है मकरध्वज भारतीय योग के खाने से। उसमें हमने ये किया था कि मकरध्वज को भृंगराज की भावना दे करके और इस तरह का लाभ देखने का प्रयास किया था। एक कथन है कि यस्य रोगस्य यो योगः तेनैव स योजितः रसेंद्रो हन्ति तन् रोगम नरकुंजरबाजी नाम। तो पारदीय योगों में जिस किसी रोग पर काम करने वाली औषधियों को हम अगर उसकी भावना रस औषधि में दे देते हैं, खास करके पारदीय योग में, वो पारदीय योग चाहे मकरध्वज हो या चाहे रस सिंदूर हो, उसमें यदि हम उस वानस्पतिक द्रव्य की भावना दे देते हैं तो उसकी एक दिशा जैसे हम देते हो, एक निश्चित टारगेट तय करते हो, उस टारगेट पर जाकर के वो कार्य करता है और इस तरह का प्रभाव वहां उसमें देखने को मिला। तो ये निश्चित रूप से जो कहा गया है हमारे शास्त्रों में उसको हम सब ने बिल्कुल अनुभव किया और उसी आधार पर हम सभी आमयिक प्रयोग भी करते हैं। और आमयिक प्रयोग का जो एक हम देखने जाए भाई वास्तव में ये है क्या, तो हम सभी निश्चित रूप से जो भी एक वनस्पति अनुपात या समान के रूप में तय करते हैं, उससे हम उस भारतीय योग को एक दिशा देते हैं कि ऐसे सर्वांग रूप से जो भी कार्य करता है, लेकिन जब हम उसमें वनस्पतियों जो सिस्टम काम करने वाली वनस्पति हैं उनकी जब हम भावना उसका सहयोग कर देते हैं तो उसकी दिशा उस वनस्पति के आधार पर तय हो जाती है और उस पर्टिकुलर सिस्टम पर या ऑर्गन पर जाकर के वो अपना प्रभाव करता है। भृंगराज के क्रम में हमने इस बात को अनुभव किया कि वो करता है। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे गुण जो उस खास करके शोध के क्रम में जब हम बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन करते रहे तो पता चला कि मकरध्वज का और जो हमारे शास्त्रों में हालांकि जो हमने अनुभव किया वो सारे गुण ऑलरेडी हैं, इतना हम सभी अनुभव नहीं करते हैं। पता चला कि ब्लड शुगर को कम कर रहा है, ब्लड प्रेशर को कम कर रहा है और सारी भी जो कुछ भी एबनॉर्मलिटी है उसको दूर कर रहा है। ये सारे बायोकेमिकल
इन्वेस्टिगेशन को हमारे सामने आया और जैसे एक इन इन्वेस्टिगेशन से हमें एक मार्ग मिल रहा हो कि हम इस दिशा में भी आगे चल सकते हैं और इसका इस रोग पर भी हम उपयोग करके देख सकते हैं। तो इस तरह की फाइंडिंग हम लोगों को देखने मिली। पारद पर एक आज से मुझे याद है कि 2012 मेरे अंडर जो हमने पारद पर काम करवाए तो उसमें प्रजापति जी एक बार ने जिनने आरोग्य किया, प्रजापति जी ने मकर ध्वज पर कार्य किया। इसी तरह से मकर ध्वज पर और भी, जैसे हमने श्री दुर्गा का उदाहरण दिया, उसके द्वारा काम करवाया। श्री पर हमने काम करवाया। ये सब जितने भी रहे हैं उसमें टॉक्सिसिटी स्टडी एसेंशियल करके 2012 में आयुष मंत्रालय ने एक मीटिंग कॉल किया जिसमें RN सिंह करके ज्वाइंट सेक्रेटरी हुआ करते थे, जो उसी समय लखनऊ से आयुष में कार्यभार संभाला था। उन्होंने एक मीटिंग कॉल किया था और जिसको बुलाया था उनसे ये कहा गया था कि आपने पारद के ऊपर जो कुछ कार्य किया हो, मर्क्यूरियल प्रोडक्ट के ऊपर, उसके जितने आपके पास जो कुछ पब्लिकेशंस हों वो सब, या जो कुछ इस तरह के रिपोर्ट्स आपके पास हों उसकी टॉक्सिसिटी के बारे में, वो सब आप अपने साथ लाएंगे। उस मीटिंग में एकेडमिक फील्ड से, जैसे BHU को मैं रिप्रेजेंट कर रहा था, इसी तरह से तो उस मीटिंग में मतलब एकेडमिक फील्ड से थे, इंडस्ट्री से थे, और JLN शास्त्री डाबर की ओर से उस समय वहां उपस्थित हुए थे। उन्होंने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी किया था और जितने पब्लिकेशंस हम लोग लेकर के जा सकते थे लेकर के गए और उनको हम लोगों ने हैंड ओवर किया। वो सब इस बात के लिए था कि जो भारत के ऊपर यूनेस्को कंट्रीज ने बैन किया है, तो हम सभी जानते हैं कि भाई यूनेस्को ने हमारे आयुर्वेदिक कंपाउंड्स, जो हम लोग भाई हमारे आचार्यों को पारद टॉक्सिक है इस बात की जानकारी थी और उन्होंने शोधन संस्कार ये सब डेवलप किया। डेवलप करने का उद्देश्य यही था कि हम उसको सुरक्षित बनावें और बिल्कुल निरापद हो और हम क्या कहते हैं निशंक होकर के इसका प्रयोग कर सकें। तो उस मीटिंग में जितने भी सामग्री हम लोग दे सकते थे उनको हैंड ओवर किए और उसका यही था आग्रह हम लोगों का कि भारत को आयुर्वेदिक खास करके जो भी हमारे औषधियां हैं भारत से बनने वाली, इन सब को इस बैन से एग्जम्प्ट किया जाए। उस मीटिंग के बाद फर्दर क्या हुआ, हाँ, इसकी जानकारी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये इस तरह की मीटिंग एक आयुष के द्वारा आयोजित हुई थी। और तो इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि भारत का प्रयोग हर कोई कर रहा है, मैंने तो कहा कि 50 साल के पहले अगर जाए तो कोई भी न टॉक्सिसिटी की बात होती थी और न कहीं कोई, इतना जरूर है कि आज जैसे कल चर्चा हो रही थी, कल की चर्चा में एक बात आई कि जो भी औषधियां हम लिख रहे हों तो कंपनी का नाम भी लिखें, तो कम से कम अगर किसी को किसी तरह का कोई उपद्रव, कोई टॉक्सिसिटी होता है तो ये बात स्पष्ट हो सके कि भाई उसने किस कंपनी की दवा खाई थी। थोड़ा सा ये लगा कि भाई बात सही है, हाँ, और ये भी ध्यान में रखना चाहिए। मुझे मौका दिया आपने, मैं हृदय से आपको धन्यवाद देता हूँ।